सीरिया में अल्पसंख्यकों पर एचटीएस के हमलों को लेकर के एक नया डर सता रहा है और यह बात ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने भी कही है। आतंकी गुट एचटीएस को तुर्की से पूरा समर्थन मिल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद इस युद्ध में अकेले हैं, क्योंकि सीरिया में इजराइल को लेकर के भी एक अहम अलर्ट जारी किया गया है। उस फोर्स का वीडियो आ गया है जो सीरिया में हयात तहरीर अल शाम यानी अल-कायदा और आईएसआईएस के आतंकियों से लड़ने वाली है। ये वो फोर्स है जो सीरिया के नए युद्ध को विश्व युद्ध में तब्दील करने की ताकत रखता है। इस फोर्स के कमांडर पहले भी आईएसआईएस को हरा चुके हैं और अब ये मिलिशिया सीरिया की जमीन पर आईएसआईएस की गर्दन तोड़ देने वाला युद्ध करने वाला है। इस फोर्स की ताकत के सामने आईएसआईएस के आतंकी पहले भी हार चुके हैं और एक बार फिर सीरिया की जमीन पर दुनिया बहुत खतरनाक युद्ध देखने वाली है। सीरिया के अलेप्पो पर इस वक्त आईएसआईएस और अल-कायदा के आतंकी जमे हुए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का विरोध और एक बार फिर इस इलाके को आतंकवाद की आग में जलाने का काम जारी है। हयात तहरीर अल शाम को मदद तुर्की से मिल रही है और सीरिया के साथ पुतिन और खामनेई खुलकर सामने आ गए हैं। सीरिया की जमीन पर उतरे अर्दवान के लड़ाकों को हराने वाला फॉर्मूला तैयार हो चुका है। देखिए कौन किसके साथ है। ये बात साफ है कि बशर अल असद के विरोधी हयात तहरीर अल शाम को तुर्की की मदद मिल रही है, यानी एचटीएस के साथ अर्दवान है, तो दूसरी तरफ बशर अल असद को मिल रहा है पुतिन का साथ, यानी रूस, साथ में है खामनेई यानी ईरान। तो दूसरी तरफ बशर अल असद का दुश्मन अमेरिका एचटीएस का मददगार रहा है। इस बार भी बाइडेन कैंप इन्हें आतंकी नहीं विद्रोही कह रहा है। इस युद्ध में बशर अल असद को हिजबुल्लाह भी बचा रहा है और इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह की ताकत घटे। इसलिए खबर है कि इजराइल बशर अल असद से लड़ने वाले अर्दवान के लड़ाकों को हथियार सप्लाई कर सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल में 2019 में छपी ये खबर बताती है कि तब इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने माना था कि इजराइल ने बशर विरोधी आतंकियों को हथियार सप्लाई किए थे। لكافة إسهامات دول المجلس لاستقرار المنطقة ومنها قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة। सीरिया के ये नए समीकरण आपके सामने हैं, लेकिन इसमें अभी और देश जुड़ेंगे, क्योंकि सीरिया में जब अलेप्पो पर हमला हुआ तो राष्ट्रपति बशर अल असद को दुनिया की दो बहुत ही खास राजधानियों से फोन आया और ये फोन रिसीव करके बशर अल असद भी चौंक गए, क्योंकि खबर यह है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने सीरिया के विदेश मंत्री बसम सबाक को फोन किया। इसके बाद मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अदल अती ने भी सीरिया के विदेश मंत्री को फोन किया। दोनों फोन कॉल से बात फाइनल है कि सीरिया के साथ दो बड़े अरब देश आ चुके हैं, यानी सीरिया का युद्ध इस बार बशर अल असद के खिलाफ नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि बिसात पर इस बार तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान की बाजी उल्टी पड़ गई है, क्योंकि अलेप्पो से इस बार जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें आईएसआईएस के आतंकियों के शामिल होने के पक्के सबूत मिले हैं। अलेप्पो में रूस की बमबारी हुई और नतीजा ये हुआ कि हयात तहरीर अल शाम का प्रमुख मारा गया। एचटीएस के प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी के तहत 15,000 से ज्यादा आतंकवादी बताए जाते हैं। उसके खत्म होने के बाद एचटीएस का नया सरगना आएगा, उसे भी तुर्की से मदद मिलेगी, यानी तुर्की के अर्दवान एचटीएस की ताकत बने हुए हैं। We see an offensive primarily by the terrorist group Hayat Tahrir al-Sham, which is usually in English referred to by its acronym HTS. It's an offensive that they are undertaking with help from some other Syrian opposition armed groups. पश्चिम एशिया की बदली हुई पॉलिटिक्स को लेकर एक अलग पिक्चर बन रही है।
पिक्चर यह है कि बशर अल असद के साथ खामनेई और पुतिन के साथ मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भी आ चुके हैं। बशर अल असद के साथ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी आ गए हैं। अब इस पिक्चर में वजन देखिए किसके साथ ज्यादा है। एक तरफ बशर अल असद के विरोधी हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के साथ अर्दवान है, उनके साथ बाइडन है, इजराइल से भी सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। तो दूसरी तरफ बशर अल असद का कैंप देखिए, खामेनेई, पुतिन, सलमान और अब्दुल फतेह अल सीसी भी खड़े नजर आएंगे। सवाल है कि जब ये फोर्स सीरिया में लड़ेगी तो अर्दवान की आन को बहुत चोट पहुंचने वाली है। इस बात की गारंटी इराक ने दे दी है। इराक और सीरिया ने ISIS और अल कायदा का आतंकवाद बहुत करीब से देखा है और तब इसी फोर्स ने इराक के शहर मोसुल को ISIS से आजाद कराया था। इस बार युद्ध का एपिसेंटर सीरिया के अलेप्पो बना है। जब से यहां तुर्की के समर्थन वाले HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के आतंकी एक्टिव हुए हैं, पुतिन के फाइटर जेट्स ने बम बरसाने में कोई देरी नहीं की। हालांकि रिहायशी इलाकों पर हुई बमबारी से इस बार फिर बशर अल असद सरकार निशाने पर है। كان ضربتهم أشد العذاب والظلم، وهذا أكبر دليل إنه إحنا دخلنا لحتى مشان نشيل الظلم عنهم. هاي كلها إحنا حوالين المدنية، كل الناس حوالينا، التفت حوالين من دخلنا، التف حوالينا السلامات والأحسن الكلام والورود، وإحنا أول هدف الأساسي من هذه العملية إن شاء الله فك المعتقلين إن شاء الله وترجع المناطق اللي النظام اغتصبها، وهذا النظام الظالم إن شاء الله نقضي عليه. 2011 से 2016 तक चले युद्ध में बशर अल असद ने रूस के साथ मिलकर ऐसी बमबारी की थी जिसमें रहम की मात्रा 0% थी और इस वजह से रिहायशी इलाकों पर हुई बमबारी में काफी लोग भी मारे गए। लेकिन इन तस्वीरों की परवाह किए बगैर पुतिन ने अपनी एयरफोर्स को बमबारी की 100% आजादी दे दी है। पुतिन का इरादा साफ है, अलेप्पो को किसी भी कीमत पर फिर आजाद कराना है। पुतिन का मिशन अलेप्पो के टारगेट पर इस बार हयात तहरीर अल शाम से ज्यादा तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान है और पुतिन अपने दुश्मनों को बख्शते नहीं हैं। इसकी वो तसल्ली बख्श गारंटी हमेशा देते रहे हैं। Это необходимый для урегулирования. Это два. И, конечно, для выхода на траекторию урегулирования, конечно, нужно решать проблему первопричин этого конфликта. सीरिया में 2011 में शुरू हुआ गृहयुद्ध इराक तक फैल गया था। फिर इसमें ईरान की एंट्री हुई। 2015 में रूस भी दाखिल हुआ और 2016 में रूस ने अलेप्पो को आतंकवादियों से आजाद करा दिया था और फिर इराक से भी ISIS का खात्मा हुआ। 8 साल बाद 2024 में अलेप्पो पर फिर से अल कायदा और ISIS से जुड़े आतंकियों का कब्जा हुआ है और अब सबकी नजर पुतिन पर है। सीरिया में अल कायदा के आतंकी अमेरिका में बनी एंटी टैंक मिसाइल BGM-2 फायर कर रहे हैं। ये मिसाइल तुर्की के रास्ते इन आतंकियों तक पहुंची है। अब नया खतरा यह है कि सीरिया का नया युद्ध ऐसी जंग में तब्दील होने जा रहा है जिसमें एंटी टैंक मिसाइल से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल वाला हमला भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पुतिन और खामेनेई सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। The Syrian armed opposition, including HTS, has essentially been fighting a static war for the last 5 years. And the Syrian government has occasionally bombed or launched very small-scale incursions into these remaining armed opposition-controlled areas, but there hasn't been fighting of this scale. आतंकी गुट HTS यानी हयात तहरीर अल शाम को सीरिया का वो कैंसर माना गया है जिसकी शुरुआत उत्तरी सीरिया में हुई और इसको पैदा करने में तुर्की की बड़ी भूमिका रही है। हथियारों से लेकर ट्रेनिंग और लड़ाकों से लेकर तकनीक तक सब अर्दवान की फौज ने सप्लाई की है। पुतिन भी जानते हैं कि HTS एक बार फिर तुर्की की तरफ से आ रही मदद के बलबूते सीरिया को युद्ध में झोंक रहा है। अलेप्पो की सड़कों से आ रहे वीडियो सीरिया में दहशत पैदा कर रहे हैं कि क्या फिर से इस अरब देश में ISIS वाला दौर लौटने वाला है। पिछले एक हफ्ते के दौरान क्या हुआ उसे बहुत गौर से समझिए। सीरिया के नक्शे पर देखिए, यहाँ है अलेप्पो। यहाँ से तुर्की के बॉर्डर की दूरी है 50 किलोमीटर। अलेप्पो के पश्चिम में है इदलिब शहर, ये भी अलेप्पो से करीब 50 किलोमीटर है। यहाँ पर तुर्की समर्थित HTS आतंकियों का कब्जा रहा है। इदलिब एक बफर जोन बना जहां रूस और तुर्की के समझौते के बाद सीरिया की फोर्स दूर रही, लेकिन इस बफर जोन में नवंबर में ही इजराइल ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की जिससे सीरिया की सेना कमजोर पड़ गई।
सीरिया को मिले झटके के बाद अब नवंबर के आखिर में आतंकी गुट HTS ने अलेप्पो पर हमला किया और इस शहर पर कब्जा कर लिया। अब हयात तहरीर अल शाम ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि अलेप्पो के बाद उसका अगला टारगेट हामा शहर होगा, जो अलेप्पो से 120 किलोमीटर दक्षिण में है। 2016 के बाद सीरिया में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ यह सबसे बड़ा हमला है। इस शहर में असद सरकार की हर निशानी को मिटाने की शुरुआत भी कर दी गई है। ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, जो बताती है कि सीरिया में इस शहर पर असद सरकार की हुकूमत दम तोड़ चुकी है। लेबनान और गजा में लड़ाई की वजह से ईरान भी काफी दबाव में है और सीरिया की सेना भी पिछले कुछ सालों से कमजोर पड़ी है। ईरान की सेना लेबनान में हिजबुल्लाह को जो हथियार सप्लाई करती रही है, उसका रास्ता सीरिया होते हुए जाता है। अगर ये सप्लाई लाइन कट जाती है तो सबसे बड़ा फायदा इजराइल को होगा। यही खामनेई का सबसे बड़ा खौफ कहा जा सकता है। रूस और यूक्रेन युद्ध पर पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों ने एक बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन यूक्रेन जंग नहीं रोकना चाहते, बल्कि युद्ध को और भड़काना चाहते हैं, तेज करना चाहते हैं। और खबर अब यह है कि उत्तर कोरिया ने तो अपनी 50% से ज्यादा मिसाइलें और हथियार रूस को देना शुरू भी कर दिया है। खबरदार दुनिया, अब 9 देशों से पुतिन की जंग। अगर दुनिया ये समझ रही है कि 1011 दिन से चल रही रूस यूक्रेन की जंग रुकने वाली है, तो ये गलतफहमी जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना ही अच्छा है। यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के खुफिया एजेंसियों को भनक लग चुकी है कि पुतिन का टारगेट सिर्फ यूक्रेन की जमीन ही नहीं है, बल्कि वो यूरोप से लेकर अमेरिका तक अपनी आंखें गड़ाए हुए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, रूसी और यूक्रेनी मीडिया ने दावा किया है कि इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा मिसाइलें रूस के पास मौजूद हैं, जो ना सिर्फ यूक्रेन का पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर सकती हैं, बल्कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक कई देशों को धूल में मिला सकती हैं। आज हम आपको 3 खबरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें आप 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं। कुछ मीडिया और खुफिया रिपोर्ट में पुतिन के जंगी प्लान का पर्दाफाश करने का दावा किया गया है। दावा किया गया है कि पुतिन के इरादे बेहद खतरनाक हैं और वो किसी भी कीमत पर जंग नहीं रोकना चाहते हैं। जंग की वजह ही पुतिन को ईरान, उत्तर कोरिया और चीन जैसे देशों से बेहद घातक हथियार, मिसाइल, ड्रोन, तोप और यहां तक कि टैंक मिल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 3 साल से चल रही यूक्रेनी जंग को पुतिन इतना लंबा खींच देना चाहते हैं ताकि वो उन 9 देशों को रौंद सकें जिनकी वजह से रूस के वजूद को जबरदस्त खतरा है। रिपोर्ट में यहां तक दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर पुतिन के चक्कर में अपने देश की आधे से ज्यादा मिसाइलें रूस को दे चुके हैं। यहां तक कि उत्तर कोरिया का बेहतरीन तोपखाना तक रूस के वॉर जोन में पहुंच चुका है। यानी इस वक्त पुतिन किम के बम से यूक्रेन जंग जीत रहे हैं। हम आपको हैरान करने वाले वो आंकड़े दिखाएं जिससे आपको पता चलेगा कि 72 साल के पुतिन ने कैसे यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 32 नाटो देशों को चकर घिन्नी बना रखा है। बम फोड़ रहे हैं किम, जीत रहे पुतिन। लेकिन पहले आप ये जानिए कि इस वक्त रूस और उत्तर कोरिया दोबारा से क्या जंगी प्लान तैयार कर रहे हैं
और क्यों रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव अचानक उत्तर कोरिया में किम के साथ उनकी परमाणु और लंबी दूरी की मिसाइलें देखने गए। मरते दम तक लड़ेंगे रूसी जंग, किम की कसम। नवंबर 2024 दिन शुक्रवार रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव ने उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से मुलाकात की। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किम जोंग उन रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव ने किम और उनके सबसे टॉप जनरल और सरकारी अफसरों से ग्रुप मीटिंग की। हर मीटिंग में किम मौजूद थे। रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव ने उत्तर कोरिया के सैन्य कमांडरों और अफसरों से कहा कि हम यूक्रेन युद्ध जीतने जा रहे हैं, इसलिए हमें उत्तर कोरिया से न सिर्फ सैनिक मिलते रहे बल्कि उत्तर कोरिया के सबसे एडवांस हथियार भी रूस पहुंचते रहे। अब आप इस वीडियो को देखिए जिसमें उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अपने सबसे घातक मिसाइलों और हथियारों को देख रहे हैं। बेहद बड़े और विशालकाय सैन्य ठिकानों पर किम एक के बाद एक परमाणु मिसाइल, टैंक, तोप और एयर डिफेंस सिस्टम को बारीकी से देख रहे हैं। ये वही हथियार हैं जो उस वक्त रूस भेजे जा रहे थे। जरा देखिए किम के बम, मिसाइल और तोपखाने से पुतिन कैसे यूक्रेन जंग जीत रहे हैं। किम ने पुतिन को भेजे 50% हथियार। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर ने राष्ट्रपति पुतिन से साफ कह दिया है कि वो रूस का साथ मरते दम तक देंगे। दावे किए जा रहे हैं कि उत्तर कोरिया ने अपनी आधी से ज्यादा मिसाइलें रूस को दे दी हैं, जिसमें छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें सबसे ज्यादा है। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने अपना 35% तोपखाना भी रूस को दे दिया है, जिसमें उत्तर कोरिया की स्वचालित होवित्जर तोप M1989 भी शामिल है। M1989 25 से 30 मील तक 12 राउंड फायर एक बार में कर सकती है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि पुतिन ने किम से उसकी सबसे लंबी दूरी की परमाणु क्षमता वाली मिसाइल होसोंग 18 और होसोंग 19 भी मांग ली है, जो जंग में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। उत्तर कोरिया की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होसोंग 19 7000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा रूस की तरफ से 12,000 उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि जनवरी 2025 तक 15,000 और उत्तर कोरियाई सैनिक रूस पहुंच सकते हैं। Путін знову рекламував свої ракети, свою готовність вбивати і руйнувати. До 1000 ракет, які вже били по Україні, Путін, очевидно, хоче додати ще 1000. Йому закінчення цієї війни не потрібне. Більше того, Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну. Розмахувати своїм орешникам зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента Трампа, які точно будуть після інаугурації. अब सवाल उठता है कि जब ज़ेलेंस्की जंग खत्म करने के संकेत दे रहे हैं और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 25 में रूस यूक्रेन जंग रुकवाने का ऐलान कर रहे हैं, तो फिर पुतिन भीषण जंग की तैयारी क्यों कर रहे हैं? पश्चिमी और यूरोपीय देशों के खुफिया प्रमुखों का दावा है कि पुतिन ने चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और बेलारूस के साथ मिलकर दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का मन बना लिया है। और ये नया वर्ल्ड ऑर्डर तभी बन पाएगा जब तीसरा विश्व युद्ध होगा। और इसकी एक तरह से पुष्टि कर रहे हैं ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुख रिचर्ड मूर। अब आप ये भी जान लीजिए कि ब्रिटेन की विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख रिचर्ड मूर ने क्या दावा किया है। MI6 के प्रमुख रिचर्ड मूर ने डंके की चोट पर कहा कि रूस यूक्रेन पर इसीलिए बड़े और घातक हमले इस वक्त कर रहा है ताकि जंग रुकने की बजाय तेज हो। रूस इसीलिए यूक्रेन पर हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है ताकि नाटो देशों को रूस से सीधी जंग करनी पड़े। ब्रिटेन की विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन जंग के पश्चिमी सहयोगियों के खिलाफ बेहद लापरवाह तोड़ फोड़ अभियान चला रहा है।
यानी इस वक्त जिस तरह से पुतिन और किम मिलकर यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतरे हैं, जिससे यूक्रेन, ब्रिटेन, अमेरिका और नाटो देशों में खलबली मच गई है। ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि ब्रिटेन से लंबी दूरी की सबसे एडवांस मिसाइल स्टॉर्म शैडो से वो रूस को काबू में कर लेंगे। ज़ेलेंस्की को लग रहा था कि रूस को अमेरिकी मिसाइल अटैकम्स तबाह कर देगी, लेकिन जिस तरह से पुतिन ने अपनी नई मीडियम रेंज की ओरेश्निक मिसाइल से यूक्रेन के शहर दनीप्रो पर हमला किया, उसने यूक्रेन को घुटनों पर ला दिया। 48 घंटे पहले रूस ने लगभग 200 मिसाइल और ड्रोन हमलों से पश्चिमी यूक्रेन के कम से कम 3 इलाकों को अंधेरे में डुबो दिया, जिसकी वजह से 10,18,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए हैं। यूक्रेन के पावर स्टेशन को रूसी मिसाइलों और ड्रोन ने कबाड़ा बना दिया है। हालात ये हैं कि 0 डिग्री की ठंड में यूक्रेनी कांप रहे हैं और पुतिन उनके ऊपर कयामती हमले कर रहे हैं। जरा ये भी देख लीजिए रूस किन किन देशों को तबाह करने का प्लान बना चुका है। रूस 1011 दिनों से यूक्रेन को रौंद रहा है। 22% से ज्यादा यूक्रेनी इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। यूक्रेनी सेना को अपने कुर्स्क इलाके के 40% इलाके से रूसी सेना खदेड़ चुकी है। अगर वहीं ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से यूक्रेन को मिली स्टॉर्म शैडो को भी रूस ने तबाह कर डाला है। रूस का दावा है कि उसने 12 ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को तबाह कर दिया है। खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि रूस 10 मैक की रफ्तार से हमला करने वाली ओरेश्निक मिसाइल से 2500 किलोमीटर दूर लंदन पर हमला करने की तैयारी पूरी कर चुका है। जबकि जर्मनी भी रूस के टारगेट पर है। रूस यहां भी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से लगभग 2900 किलोमीटर दूर बर्लिन पर हमला कर सकता है। फ्रांस रूस के सबसे कट्टर दुश्मनों में से एक है फ्रांस, जिससे पुतिन पूरी ताकत से बदला लेना चाहते हैं। दावा किया गया है कि रूस 1608 किलोमीटर दूर मौजूद पेरिस पर हमला कर सकता है। पोलैंड पहले से ही रूसी हमले को लेकर कांपा हुआ है। लगभग 1,20,000 नाटो सैनिक इस वक्त पोलैंड में मौजूद हैं। इसीलिए रूस पोलैंड को बड़े हमले की धमकी दे चुका है। फिनलैंड तो ये मानकर चल रहा है कि अगले 48 से 72 घंटे के अंदर रूस परमाणु मिसाइलों से हमला कर सकता है। फिनलैंड ने अपने नागरिकों को 52 पर्चे बांटे हैं, जिसमें साफ लिखा है कि युद्ध का सायरन बजते ही बंकर में घुसना है। फिनलैंड ने सूखा खाना और दवाइयां जमा करने के आदेश दे दिए हैं। डेनमार्क को भी रूसी हमले का एहसास हो चुका है। यही वजह है कि उसने एटमी हमले से बचने के लिए अपने नागरिकों को कहा है कि वो आयोडीन की गोलियां जमा करना शुरू कर दें। नॉर्वे ने तो साफ कह दिया है कि रूस कभी भी एक साथ यूरोप पर बड़ा हमला कर सकता है, जिसमें परमाणु हमला भी शामिल हो सकता है। जबकि अमेरिका ने रूस के परमाणु हमले को देखते हुए जबरदस्त तैयारी कर ली है। अमेरिका अपने सबसे खतरनाक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का परीक्षण कर चुका है। मिनटमैन 3 मिसाइल 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति से हमला करती है। यानी रूस से लड़ने के लिए यूरोप और पश्चिम के 9 देश लंबी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения. Все. हालात ये हो गए हैं कि अब नाटो यूक्रेन की हार देखने को तैयार होने लगा है, या कहें कि यूक्रेन की हार के लिए नाटो ने भगोड़े फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। जबकि पुतिन को लगता है कि 3 साल से चल रही जंग अब वो 1 महीने में पूरी तरह से जीत लेंगे। देखिए क्यों। जंग से भागी 10,000 भगोड़ी निकली यूक्रेनी सेना। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक रूस की राजधानी में एक खुफिया रिपोर्ट यूक्रेनी सेना के हमले और सैनिकों पर भेजी गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेनी सेना कम से कम 180 मोर्चों पर रूसी सेना के हाथ बुरी तरह से हार रही है। दावा किया गया है कि यूक्रेनी कमांडर कह रहे हैं कि हम 100 दिनों की जंग लड़ने आए थे, 1000 दिनों की जंग हम नहीं लड़ सकते हैं। यूक्रेनी सेना पूरी तरह से पस्त है और हथियारों की भारी कमी हो गई है। यूक्रेनी सेना की 72वीं ब्रिगेड के एक अधिकारी ने खुलासा किया है कि फरवरी 2022 में रूसी हमलों के बाद से 1 लाख सैनिकों ने जंग नहीं करने के लिए कई तरह की चालें चली हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि यूक्रेन के 2 लाख सैनिक मैदान छोड़कर भाग चुके हैं, जिसमें 10,000 यूक्रेनी सैनिक भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं।
कीव स्थित सैन्य विश्लेषक ओलेक्सेंडर कोवलेंको ने कहा है कि ये समस्या गंभीर है। ये युद्ध का तीसरा साल है और ये समस्या और बढ़ेगी। 72वीं ब्रिगेड के एक अधिकारी का दावा है कि जब अक्टूबर 2024 में यूक्रेन का वोहलेदार शहर वीरान पड़ा, उसके बाद से यूक्रेनी सेना में भगोड़े सैनिकों की बाढ़ आ गई। हालात ये हैं कि अमेरिका को यूक्रेन से कहना पड़ा है कि वो 18 साल से कम सैनिकों की भर्ती करने का फैसला करे, वरना हालात बेकाबू हो जाएंगे। रूस जहां एक बार में 50 तोप के गोलों से हमला कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना एक तोप का गोला रूसी सेना पर दाग पा रही है। कुल मिलाकर रूस ने उत्तर कोरिया, ईरान और चीन से मिले घातक हथियारों से यूक्रेन के साथ साथ नाटो की भी कमर तोड़कर रख दी है। अब देखना होगा कि पुतिन यूक्रेन के बाद किन किन देशों पर हमला करते हैं।